आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2003 और 2004 के उन बेहद क्रूशियल सालों की बात करने वाले हैं। ये वो समय था जब एशिया के इन दो दिग्गजों यानी भारत और चीन के बीच दशकों पुराना तनाव एक नए भू राजनीतिक सौदे में बदल रहा था। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे इन उच्च स्तरीय और यथार्थवादी कूटनीतिक चालों ने पूरे हिमालयी क्षेत्र की राजनीति को एक नया आकार दिया। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड, फिर तिब्बत का महत्व, भारत का वो मशहूर ग्रैंड बार्गेन, नाथुला पास का रोल और आखिर में इस डील की सफलताएं और इसकी कुछ कमियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड और उस बड़े टर्निंग पॉइंट की। अब देखिए, 2003 में जो भी बदलाव हुए उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और फिर 1959 में दलाई लामा जी को भारत में शरण मिली। इन दो घटनाओं ने भारत और चीन के रिश्तों में मान लीजिए एक गहरी बर्फ सी जमा दी थी। दशकों तक एक अजीब सा अविश्वास था दोनों के बीच। लेकिन फिर 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऐतिहासिक चीन दौरा हुआ और उसके बाद 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नई सरकार आई। यहीं से उस जमी हुई बर्फ में पिघलाव आना शुरू हुआ और एक गिव एंड टेक वाला अप्रोच सामने आया। इस दौर ने असल में कोल्ड वॉर के बाद वाले एशिया में एक नई तरह के आर्थिक सहयोग का दरवाजा खोला और ये सब टिका था एक खास कंसेप्ट पर, व्यावहारिक पारस्परिकता या जिसे हम अंग्रेजी में प्रैग्मैटिक रेसिप्रोसिटी कहते हैं। मतलब पुरानी ऐतिहासिक भावनाओं या सिर्फ आदर्शवाद को थोड़ा साइड में रखिए और प्रैक्टिकल फायदों, इकोनॉमी और आपसी लेन देन पर फोकस कीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, उस वक्त अचानक तिब्बत इतना अहम क्यों हो गया? आखिर 2003 और 2004 में तिब्बत एकदम से सेंटर स्टेज पर कैसे आ गया? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे जो आपस में जुड़े हुए थे। पहला, चीन दुनिया भर में अपना दबदबा बढ़ा रहा था और वो चाहता था कि भारत लिखित में बिल्कुल क्लियर शब्दों में तिब्बत पर उसके कंट्रोल को मान ले। दूसरा बड़ा कारण था 2003 का विशेष प्रतिनिधि तंत्र या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। अगर सीमा विवाद सुलझाना था तो तिब्बत के मुद्दे को निपटाना उसकी पहली शर्त थी। और तीसरी बात, दोनों ही देश ये समझ चुके थे कि तिब्बत के बॉर्डर को सिर्फ एक मिलिट्री जोन बनाकर रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसे एक कमर्शियल कॉरिडोर बना दिया जाए तो ये पूरे एशिया की इकोनॉमी को बदल कर रख सकता है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भारत का रणनीतिक ग्रैंड बार्गेन या वो बड़ा कूटनीतिक सौदा। 23 जून 2003 की जॉइंट डिक्लेरेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक लाइन है, भारत गणराज्य यह स्वीकार करता है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जनवादी गणराज्य चीन के क्षेत्र का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है? खास बात यह है कि 1954 में भारत तिब्बत को चीन का तिब्बत क्षेत्र कहता था, लेकिन 2003 आते आते भारत ने बिल्कुल साफ लीगल भाषा में इसे चीन के क्षेत्र का हिस्सा मान लिया। ये सच में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक शिफ्ट था। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं था कि भारत ने ये स्टैंड मुफ्त में बदला। कूटनीति में कुछ भी फ्री नहीं होता। ये एक बहुत ही तगड़ा लेन देन था। अगर भारत ने तिब्बत पर चीन का दावा माना तो बदले में भारत ने एक बहुत बड़ी जीत भी हासिल की। वो जीत थी सिक्किम। जी हाँ, 1975 से ही चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से लगातार इनकार कर रहा था। वो अपने नक्शों में सिक्किम को एक अलग स्वतंत्र देश दिखाता था। लेकिन भारत की इस स्ट्रॉन्ग सौदेबाजी का नतीजा ये हुआ कि चीन को मजबूरन अपने नक्शे बदलने पड़े। उसने सिक्किम को एक स्वतंत्र देश दिखाना बंद कर दिया और उसे भारत का राज्य मान लिया। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी कूटनीति का असर हमें जमीन पर भी देखने को मिला, खासकर नाथुला पास और व्यापार के जरिए। कागजों पर जो डील हुई थी वो असल जिंदगी में कितनी तेजी से लागू हुई वो आप इन तारीखों से समझ सकते हैं। जून 2003 में बॉर्डर ट्रेड पर एक मेमोरेंडम साइन होता है। उसके तुरंत बाद 2004 में बॉर्डर खोलने की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते 2006 में ऐतिहासिक नाथुला पास को व्यापार के लिए आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाता है। मतलब काम वाकई बहुत तेजी से हो रहा था। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। नाथुला पास खुलने का मतलब सिर्फ इकोनॉमी या व्यापार से नहीं था। जरा सोचिए, व्यापार करने के लिए चीन को सिक्किम की सीमा चौकियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और ऐसा करके बिना किसी बड़े ऐलान या शोर शराबे के चीन ने इनडायरेक्टली सिक्किम पर भारत के अधिकार को स्वीकार कर लिया था।
ये सच में कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना। तो क्या ये डील पूरी तरह से परफेक्ट थी? आइए अब इस समझौते की सफलताओं और इसकी कुछ कमियों पर एक नज़र डालते हैं। चलिए थोड़ा रुककर इस ग्रैंड बार्गेन की एक बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके फायदे क्या हुए? सबसे बड़ा फायदा ये था कि 2004 से 2014 तक पूरे एक दशक तक बॉर्डर पर कोई बड़ा सैन्य टकराव नहीं हुआ और व्यापार अरबों डॉलर तक पहुंच गया। इसके अलावा भारत ने सिक्किम पर चीनी खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे हमारा बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वो सुरक्षित हो गया। लेकिन इसकी कुछ भारी कमियां भी थीं। आलोचकों का मानना है कि भारत ने चीन की संप्रभुता को मानकर अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार यानी तिब्बत कार्ड हमेशा के लिए खो दिया। और शायद सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात ये रही कि तिब्बत का मसला सुलझने के बाद चीन शांत नहीं बैठा। उसने अपना फोकस शिफ्ट किया और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा और भी आक्रामक कर दिया। उसे दक्षिण तिब्बत कहने लगा। और जैसा कि हम जानते हैं, ये विवाद आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो 2004 में भारत की ये पॉलिसी आक्रामक यथार्थवाद या ऑफेंसिव रियलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण थी। भारत ने पुरानी भावनाओं को किनारे रखा और तिब्बत पर चीन के कंट्रोल की कठोर सच्चाई को मान लिया, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक हितों को तुरंत सिक्योर किया जा सके। ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल फैसला था। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज इतने सालों बाद जब हम देखते हैं कि चीन ने उसी तिब्बत समझौते का फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक दिया, तो क्या 2004 में उस तिब्बत कार्ड की कुर्बानी देना सही था? क्या वो एक दशक की शांति और स्थिरता उस भारी कीमत के लायक थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।